प्रिय विद्यार्थियों, त्रिविम रसायन के अंतर्गत आज हम असम्मित संश्लेषण, विन्यास, संरूपण के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम असम्मित संश्लेषण। प्रयोगशाला में किसी असम्मित यौगिक अर्थात ध्रुवण घूर्णक यौगिक का किसी सम्मित यौगिक से संश्लेषण असम्मित संश्लेषण कहलाता है। क्योंकि सम्मित अणु से असम्मित अणु का संश्लेषण होता है, अतः D व L दोनों विन्यासों के बनने की बराबर संभावना रहती है। यही कारण है कि असम्मित संश्लेषण में हमेशा ही रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। मुख्य रूप से दो प्रकार की अभिक्रियाओं द्वारा असम्मित संश्लेषण करवाया जाता है। पहली प्रकार की अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे ये प्रोपियोनिक अम्ल है, इसमें COOH के पास वाला कार्बन प्रो किरैल केंद्र कहलाता है। इसकी क्रिया Br2 यानी ब्रोमीन के साथ कराएं तो इससे एक HBr अणु का निष्कासन होता है। अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन और Br2 से एक ब्रोमीन परमाणु मिलकर HBr बनाते हैं तथा अल्फा यानी प्रो किरैल केंद्र पर एक Br परमाणु जुड़ जाता है। इससे यह कार्बन असम्मित हो जाता है और इससे प्लस या माइनस दोनों प्रकार के यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी व लीवोरोटेटरी अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक अम्ल बनते हैं। इस अभिक्रिया में प्रोपियोनिक अम्ल का अल्फा कार्बन परमाणु अभिक्रिया के बाद किरैल केंद्र बन जाता है। इस कारण से इसे प्रो किरैल केंद्र कहते हैं। दूसरी प्रकार की अभिक्रियाएं हैं योगात्मक अभिक्रियाएं। कई योगात्मक अभिक्रियाएं ध्रुवण घूर्णक यौगिकों के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। जैसे एसिटाल्डिहाइड की क्रिया HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराने पर जो यौगिक बना, योगात्मक उत्पाद बना, उसमें एक असम्मित कार्बन परमाणु है और इसका जल अपघटन कराएं तो अम्ल बनता है, उसमें भी एक असम्मित कार्बन परमाणु है। इसी तरह से अल्फा कीटो प्रोपियोनिक अम्ल, इसका अपचयन कराएं तो इससे C+O वाला कार्बन असम्मित कार्बन बन जाता है, यानी ये भी असम्मित संश्लेषण है। अब हम बात करेंगे विन्यास की, यानी कन्फ्यूगरेशन। विन्यास अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की उस आकाशीय व्यवस्था को कहते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में स्थिर होती है और इसका दूसरे विन्यास में परिवर्तन किसी बंध के टूटने और नए बंध के बनने से ही संभव है। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड के दो विन्यास होते हैं D व L। D विन्यास में OH दाहिनी ओर होता है, जबकि L विन्यास में OH बाईं ओर होता है। यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड की संरचना में यदि OH दाईं तरफ है तो कैपिटल D विन्यास, और यदि OH समूह बाईं ओर है तो वो कैपिटल L विन्यास कहलाता है। आपेक्षिक व निरपेक्ष विन्यास। जब किसी यौगिक का विन्यास अन्य ज्ञात विन्यास वाले यौगिक के सापेक्ष निर्धारित करते हैं तो ऐसे विन्यास को हम आपेक्षिक विन्यास यानी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसे बहुत से असम्मित पदार्थों का विन्यास ग्लिसरॉल्डिहाइड के विन्यास से संबंधित कर सकते हैं। जैसे D+ ग्लिसरील अल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण कराएं HGO की उपस्थिति में तो, और फिर PBr3 के साथ क्रिया कराएं और उसके उपरांत अपचयन कराएं तो इससे
जो अम्ल बनता है हाइड्रोक्सी अम्ल, उसका डी माइनस विन्यास होगा। तो इसको ग्लिसरल्डिहाइड के संदर्भ में डी विन्यास दिया गया, इसलिए ऐसा विन्यास आपेक्षिक विन्यास कहलाता है। निरपेक्ष विन्यास यानी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, किसी अणु के वास्तविक विन्यास को उसका निरपेक्ष विन्यास कहते हैं। पहली बार बीजवोएट नामक वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की सहायता से प्लस सोडियम रुबिडियम टार्ट्रेट का निरपेक्ष विन्यास ज्ञात किया। बाद में एक्स किरण विश्लेषण विधि द्वारा यह पाया गया कि जिन अणुओं के आपेक्षिक विन्यास डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड के आधार पर निश्चित किए गए थे, वे उनके निरपेक्ष विन्यास भी हो गए। अब हम बात करेंगे संरूपण की। कार्बन कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन से एक अणु कई व्यवस्थाएं प्राप्त करता है। ये विभिन्न व्यवस्थाएं ही संरूपण कहलाती है। जैसे एथेन के दो संरूपण होते हैं, पहला है ग्रसित संरूपण और दूसरा है सांत्रित या अंतरित संरूपण। ग्रसित यानी इक्लिप्स्ड और अंतरित या सांत्रित यानी स्टेगार्ड। ग्रसित संरूपण में एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं की सीध में स्थित होते हैं, जैसा इस चित्र में बताया है। इसमें न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र में एक कार्बन के हाइड्रोजन सभी हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के हाइड्रोजनों की सीध में हैं, इसलिए ऐसा संरूपण ग्रसित संरूपण कहलाता है। सांत्रित संरूपण में एक कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य वाली सीध में होते हैं, यानी एक कार्बन का हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के दो हाइड्रोजन के मध्य में स्थित होते हैं। इस प्रकार के संरूपणों की ऊर्जा में, यानी सांत्रित और ग्रसित संरूपण की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। अतः एक संरूपण दूसरे संरूपण में अंतः परिवर्तित होता रहता है। एथेन की तरह प्रोपेन के भी ग्रसित व आंतरिक संरूपण होते हैं। जैसा इसमें बताया है, CH3 के सीध में H और दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन की सीध में हाइड्रोजन, तो वो संरूपण ग्रसित होगा एथेन का। और जिसमें एक कार्बन का CH3 समूह दूसरे कार्बन के दो हाइड्रोजन के मध्य वाली सीध में हो, तो वो आंतरिक यानी स्टेगार्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा। ब्यूटेन के 4 प्रकार के संरूपण बनते हैं, यानी एथेन और ऐसे अन्य अणुओं में कार्बन कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन से प्राप्त विभिन्न व्यवस्थाएं घूर्णन या चक्रण समावयवी कहलाती हैं और इस गुण को चक्रण समावयवता कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ब्यूटेन के जो 4 संरूपण होते हैं, उनमें एक होता है पूर्ण ग्रसित संरूपण, दूसरा गॉस रूप, तीसरा ग्रसित रूप और चौथा आंतरिक रूप। पूर्ण ग्रसित संरूपण में ब्यूटेन में दोनों कार्बन परमाणुओं के मैथिल समूह आमने सामने होते हैं, अतः इनमें प्रतिकर्षण अधिकतम होता है। इस कारण इस रूप की उच्चतम ऊर्जा व न्यूनतम स्थायित्व होता है। जैसा इस ब्यूटेन एन ब्यूटेन के न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र में CH3 के सीध में CH3 है और शेष 2 हाइड्रोजन आमने सामने स्थित है। ब्यूटेन के गॉस रूप में एक कार्बन का मैथिल समूह
दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु व मैथिल समूह के मध्य में होते हैं, जैसा इन न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्रों में प्रदर्शित है। ब्यूटेन के ग्रसित रूप में एक कार्बन का मैथिल समूह दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के सामने होता है, यानी CH3 के सामने H और H के सामने CH3 और H के सामने H। इस रूप को हम ग्रसित रूप कहेंगे। आंतरिक रूप में, यानी ये आंतरिक रूप, यह निम्नतम ऊर्जा वाला सबसे स्थायी रूप होता है और इस रूप में दोनों मैथिल समूह एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं, यानी एक कार्बन का मैथिल समूह दूसरे कार्बन के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य में स्थित होता है, जैसा इस न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र से प्रदर्शित है। एन ब्यूटेन के संरूपणों का ऊर्जा आरेख निम्न होता है, यानी ऊर्जा आरेख में ऊर्जा को घूर्णन के विपरीत आरेखित करते हैं और इसमें सबसे कम जो ऊर्जा है वो आंतरिक और गॉस रूप की होती है, जबकि सबसे अधिक ऊर्जा पूर्ण ग्रसित रूप की होती है।